आदरणीय मनोज कुमार भारती जी मधुबनी से हैं। मधुबनी जिसकी पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर हैं, कला संस्कृति की बात करते हैं तो वही दिमाग में पहले आता है। इंडियन फॉरेन सर्विस से करंटली सर्विंग एज बिहार स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द जन सूरज party, a political party founded by Prashant Kishore in Bihar, and he has held several ambassadorial positions in many different countries. We should all feel proud about आदरणीय श्री मनोज भारती जी। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। सर ने बहुत सारी कंट्रीज में बतौर इंडियन एम्बेसडर काम किया है और आईएफएस की नौकरी पर थे, और अब जो है इन्होंने अपना एक अलग सेगमेंट चुना है फॉर पॉलिटिक्स। हम जानना चाहेंगे सर कि एक ब्यूरोक्रेट जब पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी क्या अपेक्षाएं रहती, क्योंकि एक लोकल लीडर जो है जब वो पॉलिटिक्स में आता है तो बहुत ही परिश्रम करके आता है, जमीन पर मेहनत करके आता है। एक कॉर्पोरेटर भी अगर बनना है तो हमें 5 साल 10 साल जो है लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों का सुख दुख देखना पड़ता है। लेकिन आप जैसे ब्यूरोक्रेसी के जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, आप जब पॉलिटिकल सिनारियो में आते हैं, आपको एक पद दिया जाता है, तो उसे आप कैसा देखते हैं? कि चैलेंजिंग मानते हैं या यू फील कि आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है उसकी वजह से यू आर एबल टू डू इट बेटर? बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी। सबसे पहले तो मैं आपको और शुभ सीता फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस भव्य कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि बॉम्बे जैसे शहर में जो इतना बिजी रहता है, आप सब एक शनिवार के दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। क्या बात। मैं अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ इस विषय पर चर्चा शुरू की गई है। आपके सवाल पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस विषय को ज़रा एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा। जिस विषय पर ये पैनल बनाया गया है वो विजन फॉर 2035, बिहार के लिए 2035 का क्या विजन होना चाहिए, इस पैनल पे हम बातचीत करेंगे। और ये वही मुद्दा है जिसके पीछे मैं अपनी पूरी सर्विस लाइफ में घुटता और अपनी आवाज को दबाता रहा। मैं लगभग पूरी जिंदगी बिहार से बाहर रहा। मैं मधुबनी का रहने वाला हूं ओरिजिनली। मधुबनी दरभंगा मेरा ददिहाल ननिहाल है, लेकिन और मेरा पारिवारिक जो ओरिजिन है वो बहुत ही लो लेवल से। मेरे दादाजी का एक फूस का घर होता था, वो ट्रेडिशनल मजदूरी करते थे। उससे 2 जनरेशन में मैं नेतरहाट स्कूल से पास करके आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया मैंने 1988 में। 8 देशों में 3-3.5 साल ऑन एन एवरेज रहा, और उनमें से 4 देशों में मैं भारत का राजदूत था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 2 जनरेशंस हुआ है, इसके पीछे जो राज है वो केवल और केवल शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है। पूरी जिंदगी, चाहे वो नेतरहाट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे सर्विस लाइफ हो, ये देखते हुए हम लोग घुलते रहे अंदर अंदर कि बिहार की हालत बद से बदतर कैसी होती जा रही है। 1963 में जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय बिहार प्रगति के मामले में देश में 3रे स्थान पर था। 3रा सबसे विकसित राज्य देश का बिहार था। 1990 तक आते आते 27 सालों के बीच बिहार देश का सबसे पिछड़ा
सबसे गया गुजरा राज्य बन गया था। उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी 1990 से लेकर आज तक, अभी तक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों? 1990 में या 1963 से 1990 तक जो राज्य हमसे नीचे थे विकास के पायदान पर, वो आज हमसे 10 स्टेप आगे हैं। तो हम क्यों नहीं आगे आए? जब मैं इस सब्जेक्ट पर सोचता था, चाहे मैं आईआईटी दिनों की बात करूं या उसके बाद सर्विस की बात करूं, मुझे लगता था कि कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन जब भी मैं ऐसा कोई स्टेप लेना चाहता था, तो सिस्टम की असफलता के कारण कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरी बात सुनी हो या किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश की हो। तो जो अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो मनोरमा जी ने पूछा, फरवरी 2023 में रिटायर करने के बाद भी मैं ग्रेटर नोएडा में एक नॉर्मल रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा था। पॉलिटिक्स में आने का ख्वाब भी मैंने नहीं देखा था, चूंकि मेरे दिमाग में पॉलिटिक्स वही ज्वाइन अभी भी करते हैं जिनके या तो बाप दादाओं ने राजनीति की है, या जो आम मसल पार और गुंडे मवालियों के इसका साथ दे सकते हैं, या फिर जिनके पास इतना पैसा है कि वो पैसे लुटा दे और टिकट खरीद ले, एक विधायक बन जाए। सर, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, ऑल ओवर। ये चाहे ऑल ओवर हो, लेकिन मैं हूं तो बिहार का। मैं जब भी सोचता था तो पहली थॉट यही होती थी कि बिहार में कैसे ये किया जा सकता है। मेरी पोस्टिंग 1992 टू 95 तक हॉलैंड में थी। मैं 3-3.5 साल हॉलैंड में रहा। वहां से जब मैं लौट कर आया तो मेरे दिमाग में इतना ज्यादा ये कशिश थी कि बिहार में वो सोसाइटी क्यों नहीं बन सकती है जो मैं हॉलैंड में आए दिन देखता हूं। क्या चीज है, क्यों ये ऐसा है कि बिहार आज हॉलैंड नहीं बन सकता? लेकिन हॉलैंड को छोड़िए, वो तो एक डेवलप्ड कंट्री है। उसके बाद मैं टर्की में रहा, यूक्रेन में रहा, यहां तक कि इंडोनेशिया में रहा। उन सारे समाजों में एक सभ्य समाज की जो झलक है, वो झलक बिहार में आते ही गायब हो जाती है। सभ्य समाज कुछ नीतियों पे चलता है, कुछ नियमों पे चलता है, और जहां जहां उस समाज में उस नियम को, उन कानूनों को माना जाता है, वहां वो विकसित हो जाता है। बिहार में आकर हर नियम, हर कानून सिर के बल उल्टा हो जाता है। किसी को इस बात की चिंता नहीं होती कि अपने अधिकारों की खोज में हम किसी दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मुश्किल ये थी, और जब मुझे पता चला कि एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें न तो परिवारवाद का चलन है, न पैसों का चलन है, न ही गुंडे मवालियों का चलन है, तो मैंने कहा एक ईमानदार कोशिश तो बनती है। यही सोच थी, केवल यही सोच थी कि बिहार में इस सिस्टम को, जो पिछले 40-50 सालों से आम जिंदगियों को परेशान करता आ रहा है, उसको कैसे बदला जाए। और केवल इसी सोच के कारण मैं आज पॉलिटिक्स में हूं और अपनी भरपूर कोशिश में लगा हूं कि कुछ न कुछ तो किया जा सकता है। वो कोशिश एक बार करके देखते हैं। सर, आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या बिहार में व्यवस्था परिवर्तन आपको लग रहा है होगा 2025 में या 2030 में? पिछले पैनल में मेरे साथ जो वत्स जी थे, उन्होंने एक बात कही कि चुनावों से शासन परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी में हम इस बात पर भरोसा नहीं करते। हम चाहते हैं
कि चुनाव के माध्यम से जो शासन परिवर्तन होना है, उसके पहले लोगों के दिमाग में व्यवस्था को बदल दिया जाए। ग्राउंड पर व्यवस्था तो बाद में बदलेगी, अगर लोगों के मन में जो विचार हैं उनमें अगर थोड़ी सी भी बदलाव लाई जा सके तो शासन आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या बात। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले जनता से, जनता के बारे में, जनता की परेशानियों को डिस्कस करते हैं। और जब आप जनता की परेशानियों को देखते हैं तो आपके सामने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बहुत क्लियर हो जाता है। हम किस लक्ष्य को लेकर चले हैं, और इसी कारण मैं यहां आया। मैंने ये इसीलिए इस शुभसिता फाउंडेशन के सम्मेलन में आना स्वीकार किया कि वो हमारा लक्ष्य आपके टॉपिक से बिल्कुल मैच करता है। हमारा लक्ष्य 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में लाने का है। 10 सालों में 2035 तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या वो काम हैं जिनसे ये लक्ष्य प्राप्त होगा? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पलरी शॉर्ट लिस्ट। सबसे पहला, आप सब में कुछ लोगों ने, जैसे पिछली पैनल में हमारी जो महिला नेत्री थी रितु जी, वो मुखिया रह चुकी हैं। उनसे मैंने अभी ग्रीन रूम में बातचीत शुरू की थी कि मुखिया होने पर उन्होंने क्या क्या बदलाव किया। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगले 10 सालों में ग्राम सभा, जो पंचायती राज का मूल मंत्र है, ग्राम सभाओं को इतना मजबूत कर दो कि मुखिया और ग्राम पंचायत आम आदमी की बात सुनना शुरू कर दे। ये अगर हम कर सके तो सबसे फंडामेंटल चेंज आएगा। दूसरा, आप रोजगार की बात करते हैं। रोजगार क्रिएशन में जो सबसे अहम बात आज है बिहार में, वो बैंक किस तरह से रोजगार को देखते हैं, उसके लिए आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? हर बैंक का एक CD रेशियो होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बिहार में पिछले 40 सालों से ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40% है। मतलब बिहारी जितना पैसा बैंक में डालते हैं उतना पैसा उनको वापस नहीं मिलता है लोन के मार्फत, उसका केवल 40% मिलता है। देश में नेशनल एवरेज 70% है। मतलब देश में हर बैंक में अगर आप 100 रुपए डालें तो 70 रुपए आपको वापस किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, हमारा पैसा जो कि बैंक हमसे लेकर हम बैंकों में जमा करते हैं, वो पैसा वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में लगाते हैं। क्योंकि यहां पर बैंकों का क्रेडिट CD रेशियो 90%, कहीं 100%, कहीं 110% है। मतलब बिहारी लोगों का पैसा बैंक बिहार में नहीं लगाते हैं, वो महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में, जैसा हमने कहा, वहां जाता है। तो हमारा पैसा और दूसरे राज्यों में लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो बिहार का विकास कैसे संभव है? तो बैंकों के CD रेशियो को कंट्रोल में लाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा इंपॉर्टेंट भाग, अभी आपने, कुछ लोगों ने पिछले पैनल में बातचीत किया, भूमि सुधार, भूमि सर्वेक्षण। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे ऑलमोस्ट हर आम गरीब बिहारी त्रस्त है, गांव में, कस्बों में और हर जगह। अगर पूरे लैंड का डिजिटलाइजेशन बाकी राज्यों में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? भूमि का डिजिटलाइजेशन
प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर अगले 10 सालों में जिस भी सरकार ने कर दिया, बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में लाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद एजुकेशन फॉर ऑल, ये ऐसा इशू है जिसको लगभग हर राजनीतिक दल बोलता है। हर राजनीतिक दल ये काम करता है कि हमने स्कूल बना दिए, हर स्कूलों में, हर गांव में एक स्कूल बन गया। लेकिन आज बिहार के गांव में जाकर अब स्कूलों की हालत देखिए जरा। जहां विद्यार्थी हैं वहां टीचर नहीं, जहां टीचर हैं वहां बिल्डिंग नहीं, जहां बिल्डिंग और टीचर हैं वहां विद्यार्थी नहीं। बिहार के एजुकेशन की हालत यह है कि स्कूलों में खाना बंटता है खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बंटती है। इस एजुकेशन सिस्टम को आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसमें इंक्रीमेंटल चेंज का कोई जगह नहीं है। इंक्रीमेंटल चेंज करके आप बिहार की एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं सकते। आपको सर, एक रेडिकल चेंज करने की जरूरत है। मैं सोचता हूं इतना काफी है आज के लिए। धन्यवाद। सर बहुत काफ़ी है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग सहमत हैं और हम समझ पा रहे हैं आपकी सारी टेक्निकल टर्म्स। और थैंक यू सो मच मनोज जी।